आज के शो में बात करेंगे ऐसे विषय पर जो बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ढंग से चर्चा हो नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उनींदे हैं और बाहर से कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं। आप एक बात को ध्यान से सुनने की कोशिश तो करते हैं, तभी कहीं से दूसरी आवाज आ जाती है। ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। हमारे बीच बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, खाने सामान को लेकर के, डिलीवरी से लेकर के एआई कंपनियों तक की बात हो रही है। एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, लेकिन बात कहीं जम नहीं रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयानों से भारतीय स्टार्टअप जगत में हलचल मचा दी है। लोग बट गए हैं, अलग अलग नजरियों पर बात हो रही है। चीन और अमेरिका से देश की तुलना की जा रही है, कुछ गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बारे में आज बात करेंगे और बात होगी कि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में देश को और क्या करने की जरूरत है। इसके बाद बात होगी तहव्वुर राणा की। 26/11 आतंकवादी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, जिसे भारतीय एजेंसियों की अथक मेहनत के बाद अब भारत लाया जा रहा है। इस हमले में उसकी भूमिका, उसका रोल क्या था, ये समझेंगे। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत को क्या क्या करना पड़ा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक हिदायत की भी बात होगी जो ईडी को दी गई है। और आखिर में जानेंगे एक पथिक के बारे में जिसने यात्राओं की ऐसी कहानियां लिखी कि उसे भारत के सबसे बड़े मनीषियों में से एक की उपाधि दी गई। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललित टॉप शो। Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. 3 अप्रैल 2025 की तारीख, जगह राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम, इवेंट स्टार्टअप महाकुंभ। इस दिन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बहस छिड़ गई और ये बहस चली जा रही है। केंद्रीय मंत्री के बयान का केंद्र भारतीय स्टार्टअप्स। पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेल्दी आइसक्रीम, जीरो ग्लूटेन फ्री, व्हाटएवर, आई डोंट नो, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? उसके लिए हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी। और ये इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। केंद्रीय मंत्री की बातों का लब्बो-लुआब यही था कि भारत में स्टार्टअप्स के नाम पर दुकानदारी चलाई जा रही है और ये दुकानदारी चला रहे हैं अमीरों के बच्चे, जिन्होंने गरीबों के बच्चों को सस्ते मजदूरों में बदल दिया है। ये लोग खाने पीने की चीज़ों को फैंसी सा नाम दे देते हैं, सट्टेबाजी की ऐप्स को चलाते हैं, इन सब को स्टार्टअप्स कहते हैं। इन सब में इनोवेशन कहीं खो गया है, जबकि असल स्टार्टअप्स तो हमारा पड़ोसी चीन चला रहा है। सेमीकंडक्टर से लेकर एआई और रोबोटिक्स तक के क्षेत्र में उसने अपना जलवा कायम कर लिया है। केंद्रीय मंत्री का कहना था इतना कि प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कोई उनके पक्ष में बोला, कोई उनके खिलाफ बोला। इन प्रतिक्रियाओं के बारे में आपको तो बताएंगे आगे। चीन और भारत के स्टार्टअप्स की भी अभी हम तुलना करेंगे और इस पूरी तनातनी में जिन लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया है उनकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि स्टार्टअप आखिर भला क्या होता, क्या है स्टार्टअप। स्टार्टअप का सीधा मतलब है कि एक सपने को मेहनत के दम पर हकीकत में बदल देना। एक ऐसा बिजनेस जिसे कुछ लोग मिलकर के शुरू करते हैं, ये सोचते हुए यार कि ये फलानी प्रॉब्लम तो हम ही सॉल्व करेंगे। इसमें दिमाग की क्रिएटिविटी और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, क्योंकि रिस्क तो है इसमें। कुछ ऐसी बात कि एक नया मसाला बना देना है जो बाजार में धूम मचा दे, एक नया इनोवेटिव आइडिया। शुरुआत में पैसा अपनी जेब से लगता है या किसी भले इंसान की फंडिंग से। फ्लिपकार्ट, क्रेड, भारत पे, नाइका सब यहीं से निकले हैं, इसी यात्रा से। पीयूष गोयल के दुकानदारी वाले बयान ने भारतीय उद्यमियों के बीच हलचल मचा दी। कुछ बोले कि केंद्रीय मंत्री उद्यमियों को बस अपना आलस छोड़कर कुछ इनोवेटिव करने के लिए कह रहे थे। वहीं कुछ बोले कि मंत्री जी ने भारतीय स्टार्टअप सिस्टम की अनुचित आलोचना की है। ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जेप्टो के को फाउंडर आदित्य पालिचा ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, जेप्टो और इस तरह की दूसरी कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। अमेजॉन जैसी कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाया है। ये भी पहले कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी थी। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां भी पहले ऐसी ही थीं। आज एआई के क्षेत्र में बहुत बड़े प्लेयर हैं।
अब आगे बढ़ें उसके पहले आपको कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आगे की जानकारी प्रोसेस करना आपके लिए आसान हो। एक कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंटरनेट के जरिए आम लोगों के लिए सेवाएं, सर्विसेज या उनको प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है। ये कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाती हैं जिन्हें लोग अपने फ़ोन, कंप्यूटर या टैबलेट से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवाइसेस की मदद से। इनका मकसद लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान, मज़ेदार या बेहतर बनाना होता है। उदाहरण के लिए मेटा है, गूगल है, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां हैं। ये सब कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज़ हैं। मेटा लोगों को दोस्तों से जोड़ता है, गूगल सर्च और जानकारी देता है, अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देता है और नेटफ्लिक्स फिल्में और सीरीज़ दिखाता है। ये कंपनियां इंटरनेट के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। ऐसी कंपनियां आमतौर पर मुफ्त या कम कीमत पर सर्विस शुरू करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके बारे में जानें, इनके पास आएँ। बाद में विज्ञापनों, सब्सक्रिप्शन या प्रोडक्ट बेच करके वो पैसे कमाती हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चली जाती हैं। इनके लिए यूज़र्स का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस डेटा के विश्लेषण के जरिए ये अपनी सेवाओं और प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं, पैसा कमाने के प्लान भी तैयार करते हैं। इसी आधार पर पीयूष गोयल ने इसी सब पर सवाल उठाया है। कहा है कि ये सब इनोवेशन की असली मिसाल नहीं है। बयान का मतलब ये निकला कि हमको असली वाला इनोवेशन चाहिए। जवाब में इन्फोसिस के पूर्व फाइनेंस अफसर और निवेशक मोहनदास पाई ने कुछ बातें कही। मसलन भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स नहीं शुरू हो पा रहे हैं क्योंकि सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के पास लगाने के लिए पैसा ही नहीं है। पैसा लगाने वाले लाइफस्टाइल और क्विक कॉमर्स की ओर भाग रहे हैं क्योंकि उनमें जल्दी रिटर्न मिल जाता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला सिस्टम डेवलप करने में समय लगेगा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी। लोग इतना इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं और विदेशी निवेश पर भी तरह तरह की रोक है। उन्होंने अपने स्तर की समस्याएं मोहनदास पाई ने भी बताई। उनकी बातों को विस्तार दिया मुर्तज़ा अमीन ने। साथ ही कुछ और शिकायतें भी उन्होंने जोड़ी। मुर्तज़ा अमीन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 100 लोगों की एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। उन्होंने 7 अप्रैल के दिन केंद्रीय मंत्री को संबोधित एक चिट्ठी लिखी जो इंडिया टुडे वेबसाइट पर छपी। इसका मजमून ये रहा। मैंने 2013 में मुंबई में बिज प्रॉस्पेक्ट्स नाम की कंपनी शुरू की थी। 2016 में इसे बुरहानपुर में शिफ्ट किया ताकि अपने शहर के लोगों को काम दे सकूं। हर साल 8 करोड़ रुपए की कमाई होती है। कंपनी चलाने के लिए तमाम सरकारी विभागों को रिश्वत देनी पड़ती है। नगर निगम, जीएसटी, पीएफ, बिजली विभाग, इससे नुकसान होता है। बुरहानपुर में जीएसटी और पीएफ ऑफिस नहीं है। अधिकारी मुझे 60 किलोमीटर दूर खांडवा बुलाते हैं सिर्फ रिश्वत मांगने के लिए। क्या ये डिजिटल इंडिया है या ये सिर्फ जुमला है? यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, बार बार कटौती होती है, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम में दिक्कत होती है। मैं अपने यूके के क्लाइंट को क्या कहूँ कि यहाँ बिजली नहीं है। मैंने पिछले महीने पीएमओ, आपके ऑफिस, कुछ आईएएस ऑफिसर्स और बुरहानपुर डीएम को मेल लिखा। पीएमओ ने मेरी शिकायत मध्य प्रदेश लेबर कमिश्नर को भेजी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरी कंपनी पर नौकरशाही का दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे 100 से ज़्यादा कर्मचारियों और 250 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष नौकरियों पर खतरा है। हालात नहीं सुधरे तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। 2016 में अमेरिका में अच्छी ज़िंदगी में जी रहा था लेकिन परिवार के पास रहने और यहाँ रोज़गार पैदा करने के लिए भारत लौटा। मुझे हर दिन उस फैसले पर पछतावा होता है। मुर्तज़ा ने अपनी चिट्ठी के आखिर में लिखा कि क्या सरकार स्टार्टअप्स के लिए सही संसाधन, सही रिसोर्सेज दे रही है? क्या सही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है? हमने ये सवाल एक्सपर्ट से पूछे। हमारे देश में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो तरह तरह के स्टार्टअप्स करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन हर स्टेज पे स्टार्टअप की उनको प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना हमारे देश में आसान नहीं है। सबसे पहले तो जीएसटी सर्टिफिकेट लेना ही इतना मुश्किल हो चुका है। फिर तरह तरह के लाइसेंस है। आपको अगर फूड बिजनेस में है या किसी और बिजनेस में, हर बिजनेस के लिए एक अलग लाइसेंस है, वो लेना बहुत मुश्किल है। उसके बाद लोन लेना, फंडिंग लेना। हर कोई बूटस्ट्रैप स्टार्टअप नहीं चला सकता, हर किसी के पास इतना साधन नहीं है। जब वो लोन लेने जाता है, हम सब ये जानते हैं कि बैंक सिर्फ उनको लोन देते हैं जिनको असली में लोन की जरूरत नहीं है। जिनके पास पैसा है, बैंक भी उन्हीं को लोन देता है। जिनको जेन्युइनली पैसा चाहिए, बैंक उनको पैसा नहीं देता है। सरकार इतनी जो फंडिंग है वो नहीं इतना अरेंज कर पाती है। प्राइवेट प्लेयर्स पिक्चर में आते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स ही सारा स्टार्टअप का जो सिस्टम है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर स्टेज पे प्रॉब्लम है। स्टार्टअप्स को जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है उसके लिए अलग से स्टार्टअप्स को रजिस्टर करना होता है। उस एग्जेम्पशन के लिए
जो स्टार्टअप्स क्वालिफाई भी करते हैं उनके लिए भी वो एग्जेम्पशन क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उसका सर्टिफिकेट है एग्जेम्पशन का वो भी इतनी आसानी से नहीं आता है। तो ये था एक पक्ष। अब दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई पीयूष गोयल की आलोचना ही कर रहा है, कुछ उद्यमी उनके समर्थन में भी हैं। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा कि हमारी स्टार्टअप कम्युनिटी को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, सिर्फ लाइफस्टाइल ऐप्स बनाने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह बोट कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता बोले कि ऐसा हर दिन नहीं होता कि जब सरकार हमारे जैसे उद्यमियों से कुछ बड़ा सोचने के लिए कहती है। मैं स्टार्टअप महाकुंभ में था, मैंने माननीय मंत्री की पूरी स्पीच सुनी, हमारे ऊपर उन्हें भरोसा है। उन्होंने बस यही कहा कि देश बहुत आगे आ चुका है, लेकिन दुनिया का नेतृत्व करने के लिए हमें अपना लेवल ऊपर उठाने की ज़रूरत है। क्या सच में पीयूष गोयल की बातों के गहरे निहितार्थ हैं? एक्सपर्ट से समझते हैं। मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि उन्होंने जो बात कही कि हम खाली ऐसे ऐप्स बनाते हैं जो कि एग्रीगेटर होते हैं, हमने खाने को इकट्ठा कर लिया, हमने डिलीवरी को इकट्ठा कर लिया वगैरह वगैरह। उसमें भी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं आपकी डिलीवरी कितनी देर में आ रही है, कहाँ से पिक हो रही है, कौन आ रहा है, उसका फ़ोन नंबर, इस सब में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐप्स खाली कन्वीनियंस के लिए है या इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है या इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पर ये बात भी सच है कि गोयल साहब के मैसेज को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हमें इनोवेशन बेस्ड ऐप्स, उन्होंने चाइना से कंपेयर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन हो गई, इसमें अब आने की जरूरत है। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर है जिसमें चाइना अब अमेरिका उतना सामान नहीं भेज पाएगा, तो मुझे लगता है भारत के पास, और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से जाता था, तो भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस मार्केट को कैप्चर करने की। और उसमें हमें इनोवेशन चाहिए, उसमें हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सुधारने होंगे, उसमें हमें टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो मुझे लगता है इस कमेंट को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, पर एक अच्छा संदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है कि आप इस कन्वीनियंस ऐप से निकल के आप इनोवेशन पे, सेमीकंडक्टर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ज़्यादा क्रिएटिविटी पे आइए। आपने एक्सपर्ट से सुना कि कैसे इंडियन स्टार्टअप्स को अपना स्तर, अपना लेवल अप करने की ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि चीन ने ये काम कैसे किया, और इसको गहराई से समझने के लिए हमें तुलना का स्केल खोलना होगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी सौम्येंद्र बारिक की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। लेकिन चीन और भारत के सिस्टम में एक बुनियादी अंतर है। क्या अंतर है? भारत के स्टार्टअप्स डिलीवरी, सट्टेबाजी और फैंटेसी ऐप्स पर फोकस कर रहे हैं, जबकि चीन के स्टार्टअप्स का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और एआई पर है। चीन को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सबसे आगे माना जाता है। BYD और ली ऑटो जैसी कंपनियां अमेरिका और यूरोप की कंपनियां जैसे कि टेस्ला और फॉक्सवैगन से भी आगे हैं। भारत बैटरी टेक्नोलॉजी में चीन से बहुत पीछे है और ज़्यादातर चीन में बनी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करता है। AI में अभी ओपन AI और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है, लेकिन चीन ने डीप सीक के साथ दुनिया को चौंका दिया, बता दिया कि एक अच्छा AI मॉडल कम खर्च में बनाया जा सकता है। भारत में अभी तक ऐसा कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड मॉडल नहीं बना है। भारत ने फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, मिंत्रा, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां बनाई हैं, लेकिन इन स्टार्टअप्स का ज़्यादातर बिजनेस भारत से ही आता है। भारत के पास एक विशाल आबादी तो है, लेकिन उनके पास खर्च करने को पैसे नहीं हैं। इस वजह से ये कंपनियां ग्लोबल क्या, देशव्यापी तक नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ चीन ने ऑनलाइन सर्विसेज और कंज्यूमर इंटरनेट में ग्लोबल बिजनेस बनाए हैं। बाइट डांस की टिकटॉक के अलावा शीन और अलीबाबा जैसी ई रिटेल कंपनियां दुनिया भर में काम कर रही हैं। चीन में भी कई बड़ी कंपनियां पहले ही घरेलू ऑनलाइन सर्विसेज बिजनेस में आ गई हैं, जैसे कि मितुआन, पिंडुओदो, डीडी और एलीपे। ये सारी कंपनियां जिनका भी नाम लिया, ये 2004 से 2015 के बीच बनी है और चीन की पहली बड़ी स्टार्टअप वेव का हिस्सा थी। मैन्युफैक्चरिंग में चीन दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हब बन गया है, खासकर टेक मैन्युफैक्चरिंग में। डीप टेक स्टार्टअप्स में चीन भारत से बहुत आगे है। चीन में 6000 से ज़्यादा डीप टेक कंपनियां हैं जिन्होंने वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी से करीब $100 बिलियन जुटाए हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स वो कंपनियां हैं जो नई टेक्नोलॉजी विकसित करती हैं और लोगों का जीवन आसान करती हैं। ये AI, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी और एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं, जबकि भारत डीप टेक स्टार्टअप्स की फंडिंग में कहीं नहीं है, क्योंकि निवेशक इन्हें जोखिम भरा मानते हैं। सौम्येंद्र बारिक की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेक्टर में ग्लोबल पहचान बनाई है। ये वो सेक्टर है जहां भारत ने तमाम कंपनियों को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए हैं।
प्रमुखता से ज़ोहो, फ्रेशवर्क्स, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों का नाम लिया जाता है। लेकिन खबरों के मुताबिक इन कंपनियों की सेवा तो ली जाती है, लेकिन ये कंपनियां टेक्निकल इनोवेशन के नाम पर बहुत गौरतलब काम नहीं कर सकी हैं। पेमेंट्स में भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए एक मिसाल कायम की है। यह इनोवेशन पहले सरकार ने शुरू किया, फिर प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। इससे फ़ोनपे और पेटीएम जैसी कंपनियों ने बड़ा बिजनेस बनाया। लेकिन यूपीआई यूज़र्स और मर्चेंट्स के लिए ये मुफ्त है, जिससे कंपनियों को कमाई करने में दिक्कत होती है। दोनों देशों के बीच तुलना पर बात करें तो एक और एंगल है। आपको मालूम है कि भारत साल 1947 में आज़ाद हुआ और चीन ने 1949 में क्रांति का चेहरा देखा। दोनों देशों को पश्चिमी ताकतों ने लूट लूट कर कंगाल बना दिया था। स्वराज के बाद दोनों ने राष्ट्र निर्माण पर, नेशन बिल्डिंग पर फोकस किया। चीन की इकॉनमी साल 1976 में खुली और भारत की इसके 15 साल बाद यानी 1991 में। इस बीच चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत काम किया। सरकार ने नए उद्यमों को खोलने में बहुत रुचि ली। जानकार बताते हैं कि ऐसे में चीन ने पिछले 10 साल में धीमे धीमे एक ऐसा स्टार्टअप सिस्टम बना लिया जो नई खोजों पर फोकस करता है। अब सवाल है कि चीन ने ये सब किया कैसे। 2015 में मेड इन चाइना 2025 प्लान के तहत सरकार ने कुछ खास इंडस्ट्रीज चुनी और स्टार्टअप्स को हर तरह की मदद दी। 2021 से शुरू हुए 14वें 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया। सरकार ने वेंचर कैपिटल के जरिए ढेर सारा पैसा दिया, टेक पार्क्स बनाए जहां सस्ते में ऑफिस स्पेस और शेयर्ड R&D लैब्स मिले। कई बार सरकार खुद इन डीप टेक प्रोजेक्ट्स की पहली खरीदार बनी ताकि इन्हें मार्केट में लाया जा सके। सेमीकंडक्टर्स में 2014 में चीन ने नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट प्लान लॉन्च किया और $150 बिलियन से ज़्यादा का फंड दिया ताकि विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम हो। सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को पैसा नहीं दिया, बल्कि चिप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स, फैब्स, टैलेंट पूल और लोकल चिप्स इस्तेमाल करने वाली छोटी कंपनियों को भी टैक्स में छूट दी। बीजिंग का जोंगवाओचू इलाका इसका बड़ा उदाहरण है। इसे पूरी तरह बदला गया। सस्ता किराया, पेटेंट सपोर्ट और पब्लिक ग्रांट्स की आसान पहुंच ने इसे चीन का सिलिकॉन वैली बना दिया। आज वहां बाइडू, शाओमी, लेनोवो जैसे बड़े नाम हैं और AI बायोटेक स्टार्टअप्स की भरमार है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चीन ने सिर्फ कार मेकर्स को सब्सिडी नहीं दी, चार्जिंग स्टेशंस बनाए, EV मालिकों को लाइसेंस प्लेट में छूट दी, R&D के लिए कैशबैक दिया और CATL, BYD जैसी बैटरी कंपनियों को जोड़ा, यानी पूरा EV सिस्टम खड़ा कर दिया। चीन ने टैक्स में भी बड़ी छूट दी। 2024 में हाईटेक कंपनियों के लिए $361 बिलियन की टैक्स छूट दी, जिसमें $80.7 बिलियन R&D के लिए थे, रिसर्च एंड डिज़ाइन के लिए। उसी साल चीन ने R&D में $496 बिलियन खर्च किए, जबकि भारत ने $23.45 बिलियन, करीब 20,000 करोड़ रुपए का ही फंड बनाया। ध्यान दें कि दोनों देशों में हम जो तुलना कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन के लेवल पर है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाओं का आकार बिल्कुल ही अलग है, काफ़ी फ़र्क है। चीन की GDP का आकार है लगभग 1500 लाख करोड़, वहीं भारत की GDP का आकार है 300 लाख करोड़ रुपए के आसपास, उससे काफ़ी छोटी। तो ये मूलभूत अंतर काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा GDP वाला देश ज़्यादा हाथ पांव फैला सकता है, ज़्यादा निवेश और ज़्यादा छूट दोनों को प्रमोट कर सकता है। छोटी GDP वाला देश ऐसा आसानी से नहीं कर सकता है। ऐसे में कदम क्या हो सकते हैं? कैसे हम एक सीमित संसाधनों के साथ टेक इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं? ये समझते हैं एक्सपर्ट से। बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी R&D के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, R&D के इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आ गया, उस टेक्नोलॉजी को खरीदने की कोशिश करते हैं, वो लाइसेंस लेते हैं और उसी चीज को बनाते हैं। हमारे टीवी जब बने हैं, हमारे वॉशिंग मशीन, हमारे कई जितने सारे FMCG गुड्स अगर देखें वगैरह, सभी मॉडल्स उसी लाइन पे है। तो निश्चित ही स्टार्टअप्स जो हैं वो भी वही चीज देख रहे हैं कि मॉडल्स उसी चीज को ही, कि बाहर में जो चीज है उसी को कॉपी करेंगे। मूल मंत्र अल्टीमेटली वही बनता है कि टेक में टेक्नोलॉजी को पहले समझना, और समझने के लिए जो समझ रहे हैं, कोई देखिए ऐसा टेक्नोलॉजी कोई भी आपको सामने आके आपको सेल करने के लिए नहीं देगा। बिल गेट्स ने जो बनाया माइक्रोसॉफ्ट, वो अपने आप ही रिसर्च करके अपने गैराज में बैठ के बनाए थे, उनको कोई हाथ में आके नहीं पकड़ाया था। या स्टीव जॉब्स या सर्जे ब्रिन या लैरी पेज का गूगल, ये दूसरे के बनाए हुए चीजों को लेकर वो नहीं चले थे। मार्क जुकरबर्ग दूसरे की चीज लेकर नहीं चले थे, वो खुद बनाए थे। तो अल्टीमेटली बात वही बनती है कि हमारे जो यंग पीढ़ी है उनको
पैटर्न्स का काम करना पड़ेगा, रिसर्च का काम करना पड़ेगा, कॉलेज में रहते हुए, इंस्टीट्यूशंस में रहते हुए, और अगर उन चीज में दिलचस्पी है तो उन चीजों को लेकर वो आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन ये सोच करके हम बाहर में कोई लैब देंगे, कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज जो मार्केट में अवेलेबल होगा CSIR वगैरह के थ्रू से, और उसको उन चीज को हम लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इसका संभावना मुझे कम लगता है। ये बिजनेसेस की बात हो गई, अब व्यक्तियों की बात करते हैं। और स्टार्टअप की डिक्शनरी में ऐसे व्यक्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा गिग वर्कर्स बनते हैं। गिग का मतलब ये छोटा मोटा या अस्थाई काम। ये वो लोग हैं जो आपका खाना, आपका सामान या आपका खुद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं, जो ऊबर, जोमेटो, स्विगी, ओला जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि ये काम बड़ा सही है, जब मन हो काम करो, जब मन हो छुट्टी लो, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत अलग है। पिछले 10 साल में और हाल के सालों में, खासकर कोविड के बाद से गिग इकॉनमी में ज़बरदस्त उछाल आया है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सर्विस बेस्ड और नॉलेज बेस्ड। सर्विस बेस्ड में डिलीवरी एजेंट्स जैसे कि कम स्किल वाले लोग आते हैं, जिन्हें ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स कहते हैं। नॉलेज बेस्ड में कंसल्टेंट्स, डेटा साइंटिस्ट जैसे हाई स्किल वाले लोग होते हैं, जिन्हें वाइट कॉलर गिग वर्कर्स कहते हैं। लेकिन जब गिग वर्कर्स की बात होती है तो ज़्यादातर लोग पहले वाले ग्रुप की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन लेबर इंडेक्स कहता है कि भारत का ऑनलाइन लेबर मार्केट शेयर 24% है, यानी इस मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ज़्यादातर लोग गिग वर्क को साइड इनकम नहीं बल्कि मेन जॉब की तरह देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालात देखिए। फ्लोरिश वेंचर्स की सितंबर 2020 की रिसर्च कहती है कि लॉकडाउन के 6 महीने बाद 90% गिग वर्कर्स की तनख्वाह कम हो गई। 47% लोग अपने खर्चे भी नहीं चला पा रहे थे, उन्हें उधार लेना पड़ा। कोविड में इन्हें हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मजबूरी में इस काम को कर रहे थे। इन गिग वर्कर्स को तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। सबसे कॉमन नाम है पार्टनर, मतलब बराबरी का हिस्सेदार। लेकिन क्या सच में इनके साथ ऐसा होता है? क्या वैसा बर्ताव होता है? पेट्रोल के खर्चे से लेकर गाड़ी की मरम्मत तक का खर्च इन्हें खुद उठाना पड़ता है। और पार्टनर शब्द का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है ताकि कंपनियां कानूनी पचड़े में ना फंसें। अगर वो इन्हें एम्प्लॉय कहेंगी तो कंपनियों को इनके हेल्थ इंश्योरेंस, इनके एक्सीडेंट की जिम्मेदारी, टैक्स और मिनिमम वेज देना पड़ेगा। ऐसे में इन गिग वर्कर्स की हालत बहुत ही ख़राब है। तो ये था स्टार्टअप के इर्द गिर्द जो बहस चल रही है, उसका एक मोटा माटी हिसाब किताब। हमने आपको विस्तार से सब कुछ समझाने की कोशिश की। अब आप तय करें कि कमियां कहाँ हैं और सुधार कहाँ हो सकता है। इतिहास ये बताता है कि अगर एक देश और उसके लोग कुछ करने की ठान लें तो मेहनत और लगन से जो उन्होंने सोचा है उसे हासिल कर सकते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। मेहनत और लगन की बात हो रही है तो ऐसा ही कुछ भारतीय एजेंसियों ने कर दिखाया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को 16 साल की अथक मेहनत के बाद भारत वापस लाया जा रहा है। इस खबर के ब्यौरे जानते हैं। तहव्वुर राणा को 9 अप्रैल की देर रात या 10 अप्रैल की सुबह भारत लाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान उसके साथ खुफिया और जांच अधिकारियों की एक स्पेशल टीम होगी। तहव्वुर राणा के भारत आने पर सबसे पहले उसे दिल्ली में भारतीय जांच एजेंसी यानी NIA की अदालत में पेश किया जाएगा। इस बारे में अभी की ताज़ा अपडेट्स इंडिया टुडे की संवाददाता दिव्यांश सिंह से सुनिए। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद अब उसे भारतीय एजेंसियां कुछ अफसर, IG और DIG लेवल के NIA के अफसर, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर अमेरिका पहुंचे थे और एक विमान में उसे लेकर रवाना हो गए हैं। ये विमान एक जगह पर रुकेगा रिफ्यूलिंग के लिए, उसके बाद ये सीधा दिल्ली पहुंचेगा। सूत्रों के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन आई है, देर रात तक तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा, दिल्ली में लैंड होगी ये प्लेन, और उसके बाद कल उसके NIA के दफ्तर में रखा जाएगा। NIA के पास एक केस है, 2 केसेस है तहव्वुर राणा के खिलाफ। उसमें से एक केस है NIA के पास जो कि आतंकी साजिश का केस था, और इसके अलावा जो दूसरा केस है, वो प्राइमरी केस है, वो है 26/11 हमलों से रिलेटेड, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के पास है। पहले NIA कस्टडी लेगी, NIA उसकी इंटरोगेशन करेगी। मल्टी एजेंसी इंटरोगेशन भी हो सकती है दिल्ली में, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियां और अन्य जो एजेंसियां हैं वो तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगी और इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगी, और उसके बाद उसके कस्टडी में रखा जाएगा, NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी कस्टडी ली जाएगी, और जब वो कस्टडी खत्म होती है उसके बाद उसे मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी कस्टडी में लेगी, और मुंबई क्राइम ब्रांच 26/11 हमलों से जुड़ी
इंफॉर्मेशन है वो उससे जुटाने की कोशिश करेगी, वो इंफॉर्मेशन उससे निकलवाने की कोशिश करेगी। इस प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एस जयशंकर ने 8 अप्रैल को एक मीडिया समिट में कहा कि तहव्वुर राणा मामले में मेरे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। बेशक हम अमेरिकी न्याय प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा था। अमेरिकी अदालत ने पिछले साल इसकी अनुमति दे भी दी थी, लेकिन राणा ने 13 नवंबर को इस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। इसे अमेरिकी कोर्ट ने इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में तहव्वुर राणा के बारे में बात हुई। दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उसे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया था। उसे भारत को सौंपने की खुशी भी जाहिर की थी। पीएम मोदी ने ट्रंप को थैंक यू भी बोला था। लेकिन तहव्वुर राणा भारत के लिए क्यों अहम है? क्यों भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां राणा के प्रत्यर्पण का इंतजार लंबे समय से कर रही थी? पाकिस्तान में पैदा हुए 64 साल के तहव्वुर राणा ने मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहां की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम किया। वहां उसकी दोस्ती डेविड कोलमैन हेडली से हुई। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है जिस पर मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के लिए कई जगहों की रेकी करने का आरोप है। राणा अपनी पत्नी के साथ 90 के दशक में कनाडा शिफ्ट हो गया। साल 2001 में उसने कनाडा की नागरिकता ले ली, फिर शिकागो चला गया जहां उसने कई बिजनेस शुरू किए। इनमें एक इमिग्रेशन एजेंसी भी थी। बाद में मालूम पड़ा कि एजेंसी आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए कवर थी। भारतीय एजेंसियों की जांच में सामने आया कि तहव्वुर राणा ने मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमलों को अंजाम देने में डेविड हेडली की मदद की थी। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें से 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने तहव्वुर राणा को शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया और साल 2011 में NIA ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत की तरफ से 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। मुंबई पुलिस ने साल 2023 में दाखिल अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि तहव्वुर राणा मुंबई हमलों से कुछ दिन पहले भारत आया था। वो 11 से 21 नवंबर 2008 तक 5 स्टार होटल में रुका था। ये भी बताया कि राणा हेडली और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच एक कड़ी था। एक तरफ सरकारी एजेंसियों को इतनी बड़ी सफलता मिली है, दूसरी तरफ एक बड़ी सरकारी एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से हिदायत मिली है। चलते हैं सुर्खियों की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अगर ईडी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार हैं तो उसे आम लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। सुनवाई ईडी की याचिका पर हो रही थी। एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में हुए नागरिक आपूर्ति निगम NAM घोटाले से जुड़े मामले की जांच को नई दिल्ली ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की थी। दरअसल साल 2015 में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य लोगों के खिलाफ चावल की खरीद और उसके वितरण में बड़े घोटाले का आरोप लगा था। ईडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की न्यायिक प्रक्रिया इस जांच को प्रभावित कर रही है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने दलील दी कि गवाहों को धमकाया जा रहा है और जांच में शामिल लोगों पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इस केस को दिल्ली स्थित स्पेशल PMLA कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। ईडी ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला दिया। इस अनुच्छेद के तहत रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए दायर की जाती है, लेकिन ये सरकारी एजेंसियों के खिलाफ दायर की जाती है, न कि सरकार या उसकी एजेंसियों के द्वारा। ऐसे में जब ईडी ने अनुच्छेद 32 का जिक्र किया तो कोर्ट हल्के फुल्के अंदाज में हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी एक सरकारी एजेंसी होने के नाते अपने मौलिक अधिकारों की चिंता करने लगी है तो उसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना शुरू कर देना चाहिए। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने याचिका वापस ले ली। दूसरी सुर्खी है, भारत सरकार ने 26 राफाल M विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इस डील को हरी झंडी दी। भारत और फ्रांस की सरकार के बीच हुई इस डील की कीमत 63,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसे आने वाले हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा। 26 विमानों में 22 विमान सिंगल सीटर और 4 विमान डबल सीटर होंगे। इसके साथ ही एक पूरा पैकेज भी होगा। पैकेज में फ्लीट का रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, नौसेना कर्मियों की ट्रेनिंग और भारत में कुछ पार्ट्स के बनाने का काम भी शामिल है। रफाल M या रफाल मरीन रफाल फाइटर जेट का ये खास वर्जन है। इसे समुद्र में काम करने के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। इसे भी फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन ही बनाती है। इस विमान में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे
यानी कि AESA रडार लगा हुआ है। ये रडार एक साथ ज़मीन, समुद्र और हवा में मौजूद टारगेट्स का पता लगा सकता है। ये विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेशंस कर सकता है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन रफाल मरीन जेट्स की डिलीवरी करीब 4 साल बाद शुरू होगी। पहला बैच 2029 के आखिर तक नौसेना को मिल सकता है। पूरी डिलीवरी 2031 तक हो जाएगी। आखिरी सुर्खी में बात गुजरात में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। करीब 64 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। आज अधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन है। कार्यक्रम का थीम है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर जारी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के करीब 2000 से अधिक डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में पास किए गए वक्फ बिल को लेकर के हमला बोला। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पार्टी ने कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी भाषा के नमूने बदलने का जतन किया। मसलन सेक्युलरिज्म की जगह राष्ट्रीय समरसता की बात की गई। पार्टी की वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रवाद पर अपनी राय रखी और कहा कि बीजेपी नकली राष्ट्रवाद की बात करती है। साथ ही पार्टी ने खुद को आरक्षण लागू करने में सबसे आगे बताया और अपनी नई सामाजिक न्याय की सोच को सामने रखा। राहुल गांधी बोले कि वो पिछड़े वर्गों तक पहुंच बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का पूरा फोकस ओबीसी वोटर्स को लेकर के था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम, ईसाई या सिख जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये अल्पसंख्यक समुदाय हमले झेल रहे हैं। इधर कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि हिंदू समुदाय को नाराज करने से बचना चाहिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले बात एक पथिक की जिसने इतिहास को यात्राओं के जरिए कहानी में गढ़ा। घूमना इतना पसंद था कि घुमक्कड़ शास्त्र लिख डाला। कहा कि मनुष्य का काम एक जगह जड़ होना नहीं है, यात्राओं से उसके चरित्र का निर्माण होता है। वो जो कुछ भी सीखता है पानी की तरह बहकर सीखता है। आज राहुल सांकृत्यायन का जन्मदिन है। वे लगभग 30 भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने 140 किताबें लिखी थी। वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, कनैला की कथा और दिमागी गुलामी उनकी कुछ ज़रूरी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। 2 खंडों में मध्य एशिया का इतिहास लिखने वाले वे भारत के पहले लेखक हैं, जिसके लिए 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनसे जुड़ी एक मशहूर कहानी है कि ताड़ के पत्तों पर लिखी बौद्ध दर्शन की हजारों पांडुलिपियां जिन्हें खोया हुआ माना जाता था, उन्हीं के प्रयासों से खोजी जा सकी थी। वे उन्हें 22 खच्चरों की पीठ पर लाद कर लाए थे। राहुल सांकृत्यायन सिर्फ कहने और बोलने में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि समाज और व्यवस्था में परिवर्तन के सजग वाहक भी थे। उनकी एक किताब का नाम कुछ इसी तर्ज पर है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि। ये है ताऊ, ये है सरदार और ये है खांजा। 3 ताल के 3 यार, सरदार, खांजा और ताऊ मचाए बवाल। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। पूरे 100 नहीं, पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। 3 ताल के दूसरे सीजन का 100वां एपिसोड लाइव होगा पुणे में। पुण्यात होणार बवाल। 3 ताल। आइए